हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम अपना MCQs सीरीज़ का पार्ट 3 कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। आप न्यू ईयर 2023 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि ये ईयर आप सभी के लिए खुशियाँ लेके आए और जो आप अचीव करना चाहते हो, आपकी जो एम्बिशंस हैं वो इस ईयर में फुलफिल हो जाएं। लेकिन ये आपको भी पता है कि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको गोल तो तभी अचीव होएगा ना जब आप कुछ मेहनत करोगे। तो होप सो सेलिब्रेशंस वगैरह कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो हम अपने गोल की तरफ फिर से क्या करेंगे, डिटरमिन तरीके से एफर्ट्स करेंगे। सो हम पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं जो आपकी GM क्रॉप के रिगार्डिंग है। तो इससे पहले वेट तो जो आपका फर्स्ट MCQ है वो आपका GM क्रॉप्स के रिगार्डिंग है। तो GM क्रॉप्स के बारे में हमारा एक फुल वीडियो बना हुआ है। आपको अगर GM क्रॉप्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप पहले वहाँ पे देख लेना, जाके समझ लेना अच्छे से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, फिर ये MCQs अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो हम बात करेंगे आज DMH 11 के बारे में। एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को लेके कमर्शियली अलाउड कर दिया है कि इसकी कल्टीवेशन की जाए। तो हम उसके रिगार्डिंग अपने MCQs देखेंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ हमने वीडियो वहाँ पे डाला हुआ है GM क्रॉप्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को लेके, तो वहाँ पे जाके आप रेफर कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके क्रॉप्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, हाइब्रिड क्रॉप से थोड़ी अलग होती हैं। हाइब्रिड क्रॉप्स में क्या होता है कि सेम स्पीसीज के जीन्स को ऐड किया जाता है, जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड में आपके एलियन स्पीसीज के जीन्स को ऐड करके उसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें कौन से 2 एलियन जीन्स को ऐड किया गया है, कंटेन 2 एलियन जीन्स, ठीक है। सॉइल बैक्टीरियम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसेंस। तो इनके बैक्टीरियम्स इनके जीन्स को ऐड किया गया, तो इसमें एलियन जीन्स है, यस, ठीक है। इट इज इंडिजीनियसली डेवलप, इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है, आपके सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल आपके सही हैं, ठीक है। इसके अराउंड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक रिगार्डिंग द BT कॉटन को लेके, जो कि इंडिया का फर्स्ट नॉन फूड क्रॉप था जिसको अलाउड किया गया कमर्शियल कल्टीवेशन। ये आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, वहां से रेफर कर लेना। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका C, दैट इज ओनली 3। यहाँ पे क्या है कि जो मैंने इस बार ऑप्शंस बनाए हैं आपके MCQs में वो क्या है, UPSC का नया ट्रेंड जो था इस बार 2022 में, उसको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। क्योंकि यहाँ पे ओनली 3 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट, ओनली 3 का मतलब है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने नंबर मार्क नहीं किया 1 और 2 करके या ऐसे करके मार्क नहीं किया, ओनली 3, या फिर कहने का मतलब किया ऑल ऑफ द अबव 3 जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी क्या है, सही है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो आपका अगेन जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को लेके है। हुज परमिशन जो क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सच एज BT कॉटन। सबसे पहले हमने BT कॉटन को इंट्रोड्यूस किया था, और भी GM क्रॉप्स की बात चल रही है लाइक BT ब्रिंजल, अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी ये स्टार्ट होता है कि हमने क्या करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, तो उसकी अप्रूवल कौन देता है। इसमें क्या होता है कि जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी अप्रूवल के लिए हमें क्या करना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे प्रॉपर नेम नहीं दिया गया मिनिस्ट्री का, उनकी अप्रूवल हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पे राइट मिनिस्ट्री कौन है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका इकोनॉमी से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यूएस ने जो है, यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया को रिमूव कर दिया है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्राइटेरिया शुड मेट आउट ऑफ 3।
अगर यूएस ने किसी भी कंट्री को अपना लिस्ट में इंक्लूड करना है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में, ठीक है, तो उस ये तीनों में से अगर वो 2 क्राइटेरिया बना रही है तो उसमें क्या करता है, उसको करेंसी मॉनिटरिंग की लिस्ट में डाल देता है। व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी मॉनिटरिंग? करेंसी मॉनिटरिंग में क्या होता है कि जो ये यूएस है ये देखता है कि कौन सी कंट्री उसकी अपनी कंट्री की जो करेंसी है डॉलर, उसके कंपैरिजन में अदर कंट्री की जो करेंसी है उसको मैनिपुलेट कर रहा है, सो दैट कि उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या पड़े, इम्पैक्ट पड़े। तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि सिग्निफिकेंट बाइलेटरल ट्रेड सरप्लस विद यूएस। कहने का मतलब वो कंट्री यूएस से ट्रेड में सरप्लस हो, यानी कि यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हो, वहाँ से कम इंपोर्ट करती हो, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि कंट्री सरप्लस इक्विवेलेंट हो टू द एटलीस्ट 2% ऑफ द जीडीपी ओवर 12 मंथ। 12 मंथ में उसके पास क्या होना चाहिए, जीडीपी का एटलीस्ट 2% से ज़्यादा सरप्लस होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन। कहने का मतलब है जो इंडिया में आरबीआई है वो क्या करता है, अगर डॉलर को परचेज करता रहता है और रुपीज को लिक्विडेट करता है तो उससे क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि रुपीज का डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग और वीक होना इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब अगर तीनों में से कोई भी 2 क्राइटेरिया कोई कंट्री फुलफिल कर रही है तो क्या करता है यूएस, उसको क्या बोलता है कि आप करेंसी को क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो यूएस के कंपैरिजन में, इसलिए वो क्या करेगा, आपको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल देगा। तो ऊपर में से तीनों स्टेटमेंट से कोई भी आपकी 2 स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तो आपको क्या बोला जाता है कि आप करेंसी मॉनिटरिंग की लिस्ट में यूएस में रहोगे। अभी रिसेंटली यूएस ने उसको इंडिया को रिमूव कर दिया। आपको ये बताना है कि इंडिया, दैट मीन्स कोई भी 2 क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा, तो इंडिया कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने से बाहर हो गया या कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट फॉर चैलेंज। ये एक इनिशिएटिव है, कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, ये आपकी मिनिस्ट्री ने 2021 में लेके आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है कि सबसे पहले तीन चीज़ों को ये फुलफिल करने की कोशिश करता है कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो कि आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप उनके सॉल्यूशंस दो, फिर आप क्या करो, उनको इम्प्लीमेंट करो, दैट मीन्स पायलट प्रोजेक्ट लेके आओ। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट चैलेंज इनिशिएट किया है सो दैट आपकी सिटीज़ को स्मार्ट बनाया जा सके, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है एक पोर्टल को लेके, स्टार्टअप एप्लीकेशंस को क्या किया गया है, आपको उनको मतलब कि उनकी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उनको क्या कर सके, उनकी स्टार्टअप प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके, तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्ग। मार्ग की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो मेंटरिंग, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिजाइलियंस एंड ग्रोथ। तो इसका फुल फॉर्म है। तो इस पोर्टल के ऊपर जाके स्टार्टअप्स जितने भी हैं वो, उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या हो सकता है, उनको इस पोर्टल के ऊपर जाकर फैसिलिटी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका साइबर अटैक्स को लेके। आजकल काफ़ी न्यूज़ में आपको पता होगा, एम्स में साइबर अटैक चला काफ़ी दिन तक, उनकी जो साइट्स हैं, उनके जो नेटवर्क्स हैं वो हैक हुए रहे। तो ऐसी कोई भी न्यूज़, क्योंकि साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए। तो अभी हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको स्कूल करिकुलम का भी पार्ट बनाइए, कि सो दैट कि स्टूडेंट्स को अभी से नॉलेज आ जाए कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादातर लोग यूज़ करने लगे हैं, सभी स्टूडेंट्स मोबाइल का, ATMs वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो रिसेंटली एक टर्म न्यूज़ में थी कि अगर किसी डिवाइस को हम असेस कर सकते हैं उसकी डिस्कवरेबल ब्लूटूथ के थ्रू, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, आपका ब्लू बगिंग। तो आपको जितनी भी टर्म साइबर अटैक से रिलेटेड न्यूज़ में है तो वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एनवीस्टैट। एनवीस्टैट मीन्स इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। इन्वायरमेंट को लेके हर स्टेट के एक अलग स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, पोल्यूशन लेवल क्या है, या फिर और भी काफ़ी सारे डाटा इन्वायरमेंट्स को लेके, ठीक है, तो फ्लड्स को लेके। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि ये ऑफिस है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2021 जो है वो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये बनी कब थी? 1873 में बनी थी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछ लेते हैं, क्या ये यूएन का स्पेशल एजेंसी है कि नहीं है? यस, दिस इज द स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएन। बाकी आप जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पढ़ोगे बारे में पढ़ोगे, जो कि आपका मेंस का भी टॉपिक रहता है, उसको भी हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी इंटरनेशनल बॉडीज इस ईयर में इंपॉर्टेंट है, लाइक G20, क्योंकि अभी इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी मिला है तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और प्रीलिम में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो WMO के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज द स्पेशल एजेंसी, 1873 में बना था। ठीक है, जेनेवा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया। उसने हिमालयन यॉक को क्या किया? एज अ फूड एनिमल एक्सेप्ट किया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये फूड एनिमल का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो एक माउंटेन बॉविन है जिसको हम माउंटेन काऊ भी बोलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। IUCN में इसका स्टेटस वल्नरेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बग इज नॉट करेक्ट। दोनों सही है तो ऑप्शन इसका आएगा नन। करेक्ट नहीं पूछा है तो कोई भी गलत नहीं है, दैट मीन्स दोनों के दोनों क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the global goal building resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation covered under which sustainable developmental goal। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि कितने SDGs हैं आपके। ठीक है, टोटल कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक अचीव करने हैं। एंड जो ये ऊपर रिजाइलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का गोल है वो SDG 9 का है। SDG 11 के बारे में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका PPSC ने कंडक्ट किया था। तो ये क्या है आपका? किस चीज़ के बारे में? सस्टेनेबल सिटीज़ को लेके है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहना। ठीक है, सो दैट सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, सो दैट कि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, सो दैट कि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।